नमस्ते दोस्तों। स्वागत है इस क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा केवाईसी पॉलिसी 2023। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए शुरू करते हैं। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आराम से देखना। अगर हो सके तो डाउनलोड करके रख लेना, बीच बीच में टाइम मिले तो देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट। केवाईसी पॉलिसी क्या है? केवाईसी पॉलिसी वो है जो कि नो योर कस्टमर में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एएमएल एक्ट में आता है। सीएफटी एक्ट में आता है। कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज नॉर्म्स में आता है। द पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड ऑफ द बैंक ऑब्लिगेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईएमएल 2002 के इसमें आता है। ये सारे जो गाइडलाइंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नो योर कस्टमर। ठीक है। नो योर कस्टमर क्या है? नो योर कस्टमर वो है जो केवाईसी पॉलिसी में आता है। पहली बात वो है। ठीक है। पहली बात वो है जो केवाईसी पॉलिसी में आता है। सेकंड, जो एएमएल स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उसमें आता है, और सीएफटी नॉर्म्स में आता है। और क्या होता है? पीएमएल एक्ट 2002 में जो होता है, इन सभी को मिला के हमारा केवाईसी पॉलिसी 2023 बनाया हुआ है, और उसी को ही केवाईसी पॉलिसी 2023 कहते हैं। In India, the Prevention of Money Laundering Act 2002 and the Prevention of Money Laundering Maintenance of Records Rules 2005 from the legal framework on anti-money laundering AML, जिसको हम AML बोलते हैं, and countering financing of terrorism CFT, in terms of the provision of the PMLA Act 2002 and the PML Rules 2005 as amendment from what time to time by the Government of India. Regulated entities are required to follow certain customer identification process while undertaking a transaction, either by establishing an account-based relationship or otherwise, and monitor their ट्रांजेक्शन। तो ये क्या होता है? जो पीएमएलए एक्ट होता है, पीएमएलए एक्ट होता है, या हमारा जो होता है क्या, सिप लॉन्ड्रिंग एक्ट या सीएफटी, ये वाला क्या होता है ना, बीच बीच में चेंज होता है। ठीक है। कहाँ से चेंज होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो चेंज करते हैं, उसके रेगुलेटेड एंटिटीज चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज बीच बीच में चेंज करने से ही प्रोसेस ठीक होता है। उसी को ही केवाईसी पॉलिसी कहा जाता है। डेफिनेशन कौन सा है? जैसे कि आधार नंबर। आधार नंबर shall have the meaning assigned to it in clause of section 2 of the Aadhaar Act 2016। ठीक है। आधार, आजकल आधार कंपलसरी है। अभी बायोमेट्रिक से ही क्या होता है, अकाउंट ओपन होता है आजकल। तो उसमें पता चल जाता है कि कौन किसका अकाउंट है, किसका नहीं है, कौन टेररिस्ट ये में है, कौन नहीं, क्योंकि सारे डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। तो वो वाला बता देता है। आप बीच बीच में सुने भी हो गए कि एमएलए का प्रॉब्लम है, पीएमएलए का प्रॉब्लम है, इसलिए अकाउंट वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन कौन हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन who alone or jointly with any other person on through one or more judicial person controls the ownership interest of different type of entities. Let's do where the meaning of ownership interest is explained by the table given below. तो क्या होता है, हम उसको नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ये वाला क्या होता है? बेनिफिशियल ओनर एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, सिंगल हो सकता है, जॉइंटली भी हो सकता है, या जॉइंटली किसी और के साथ भी हो सकता है। जुडिशियल पर्सन हो सकता है जो कि अपना जो एंटिटीज होता है उसको कंट्रोल कर सकता है, ओनरशिप कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। कौन सा है देख लेते हैं। कस्टमर, कंपनी में कौन हो सकता है? बेनिफिशियल ओनर एंड कंट्रोलिंग ओनरशिप कौन हो सकता है? कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट मीन्स ओनरशिप ऑफ एंटरटेनमेंट टू मोर देन 10% of the shares
कैपिटल, कंपनी में क्या हो सकता है, जो ओनरशिप रहता है उसका शेयर मिनिमम 10% से ज्यादा ही रहना होगा। Control shall include the right to appoint majority of the directors to control the management or policy decision, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements of voting agreements। क्या होता है, ये जो कंट्रोल करते हैं उसको कौन हमारे ये करता है, डायरेक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है, और मैनेजमेंट उसका पॉलिसी बनाता है। और जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर रहता है, 10% से ज्यादा शेयर रहता है, वो कंट्रोलिंग ओनरशिप लेता है और वो उसका बेनिफिशियल ओनर हो जाता है। इसमें कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, वन एंटिटी टू मोर देन 10% इज दैट ऑफ 31st अक्टूबर 2023 ईयरली रेट वाज 15%। पहले क्या था, ये 15% था, अभी 10% हो गया। कब से, 31st अक्टूबर 2023 ऑफ द कैपिटल और प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 10% से ज्यादा रहने से ही वो क्या हो सकता है, एक बेनिफिशियरी ओनर बन सकता है। एंड इन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें कौन हो सकता है बेनिफिशियल ओनर, होल्डिंग मोर देन 15%। ठीक है, 15% से ज्यादा होने से क्या होता है, एक नेचुरल पर्सन होल्डिंग हो सकता है और सीनियर मैनेजिंग ऑफिसर विल बी द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, इसमें कौन हो सकता है, 15% इन प्रॉपर्टी और कैपिटल और प्रॉफिट, और कौन हो सकता है, नेचुरल पर्सन होल्डिंग और द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजिंग ऑफिसर। ठीक है, ट्रस्ट में कौन हो सकता है, द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, द ट्रस्टी, द बेनिफिशियल with 10% or more interest in the trust in other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control ownership। ठीक है, ट्रस्ट में कौन हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है। बेनिफिशियरी विथ कितना हो सकता है, 10% से ज्यादा। ठीक है, और नेचुरल पर्सन एक्सरसाइजिंग अल्टीमेटिव एक्टिविटी कंट्रोल ओवर द ट्रस्ट। क्या है, वो अल्टीमेट एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है अगर वो ट्रस्ट में है तो, ट्रस्ट मेंबर है तो। देखते हैं, सेंट्रली केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर, CKYCR, अभी जो हम लोग कर रहे हैं पीएनबी में, बहुत सारे जगह में सेंट्रल केवाईसी का हम ये कर रहे हैं ना, CKYCR करना है, CKYCR पेंडिंग है बोल के आरबीआई से मैसेज आ रहा है, सर्कल ऑफिस से मैसेज आ रहा है, जोनल ऑफिस से मेल आ रहा है, तो वही वाला है। देखते हैं वो क्या है, सी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर। CKYCR का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर। मीन्स एन एंटिटी डिफाइंड अंडर कितने में, रूल नंबर 2 भाग 1 में ऑफ द रूल्स टू रिसीव, स्टोर, सेफगार्ड एंड रिट्राइव द केवाईसी रिकॉर्ड इन डिजिटल फॉर्म है कस्टमर। उसको क्या होता है, हम अपने सिस्टम में अपलोड करते हैं कि नहीं, कहाँ पे अपलोड करते हैं, कल मुझे बताना या मैसेज में मुझे बता। ठीक है, डिजिटल केवाईसी। Digital KYC means the capturing live photo of the customer and officially valid document of the proof of position of Aadhaar, where offline verification cannot be carried out along with the latitude and longitude of the location where such live photos is being taken by the authority officer of the RE as per the provision contained in the act। अभी क्या हो रहा है, अभी जो हम टैब बैंकिंग में अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइव फोटो ले जाते हैं कस्टमर का, और आधार कार्ड का फोटो भी वही ले जाते हैं, करते हैं कि नहीं, वही वाला है डिजिटल केवाईसी, जिसके लिए उनको और मतलब हार्ड कॉपी देना की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, उसी में से हम प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, फोटो भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब फोटो भी हार्ड कॉपी लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम डिजिटली वे में लाइव फोटो ले सकते हैं और लाइव आधार कार्ड का
क्या फोटो निकाल के हम अपलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन ऑफ ई records of subscribers by electronic means methods। तो इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर आपको पता है, डिजिटल सिग्नेचर हर किसी के पास है आजकल। नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर, ए कोड इशूड बाय द सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर। नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर क्या होता है ना, इसमें आपको एक आइडेंटिफायर, जैसे आधार नंबर है ना भाई, आधार नंबर है ना आपके पास, उसी तरह क्या होता है, केवाईसी आइडेंटिफायर होता है ना, कस्टमर आईडी एक मिलता है ना, तो उसी को ही बोलते हैं केवाईसी आइडेंटिफायर। यूसीआईसी, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिक कस्टमर आईडी अलर्ट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर एज वेल एज न्यू कस्टमर। ऑल अकाउंट्स ऑफ एवरी कस्टमर विल लिंक टू यूसीआईसी ओनली। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों अभी सुन रहे होंगे, ऑफिसर लोग बोल रहे होंगे कि यूसीआईसी करना है। Equivalent e-document means an electronic equivalent of a document issued by the issuing authority. Such documents with its valid digital signature, including documents issued to the digital locker account of the customer as per the Rule 9 of the Information Technology। ठीक है, इसको सिंपल सा आप समझ लीजिए, जब आपके पास बैंक में कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट या ऑडिट चल रहा होता है, तो आपके मैनेजर के पास एक पेन ड्राइव रहता है ना, उस पेन ड्राइव में क्या होता है, मैनेजर का डिजिटल सिग्नेचर रहता है। तो वही वाला डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, हम वहां पे अपलोड करते हैं जिस डॉक्यूमेंट में, तो ऑटोमेटिक वहां पे साइन हो जाता है, और यहाँ पे एक होता है, वो वहां पे लिखा होता है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट, जिसमें और उसको सिग्नेचर करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा देख लीजिए। ये वाला मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको पद प्रदर्शक से ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब मैं जब भी पढ़ाता हूं तो आप प्लीज पद प्रदर्शक वाला अगर प्रिंट निकाले हैं तो थोड़ा देख लीजिए उसमें। एक तो मैं पढ़ाने के बाद देख लीजिए, या फिर मैं जो पढ़ाता हूं उसको उसके साथ आप इसको कंपेयर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एनपीओ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज रिफर टू द क्लॉज 15 of section 2 of the Income Tax Act 1961 that is registered as a trust or society under the Society Register Act 1860 or any similar state legislation of company registered under section 8 of the Companies Act। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, उसका नॉर्मल सा मीनिंग है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। वो कौन से यहाँ पे रजिस्टर होगा, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज में वो काम करेगा। ठीक है, कौन से एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसका इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग आजकल एनपीओ बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन मीन्स ए परचेज, सेल, लोन, प्लेज, गिफ्ट, ट्रांसफर, डिलीवर और अरेंजमेंट देयर ऑफ एंड इंक्लूड्स। ट्रांजेक्शन में वो क्या क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लोन कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, देयर ऑफ क्या क्या, बाकी सारी चीज इंक्लूड भी है। अकाउंट ओपनिंग में डिपॉजिट, विड्रॉ, एक्शंस और ट्रांसफर ऑफ सच एंड एनी करेंसी whether by cash or check, paid or other instrument by electronic or other non-physical means सेफ डिपॉजिट बॉक्स और सेफ डिपॉजिट यूज, वो भी कर सकते हैं। एनी ऑफ द सेफ डिपॉजिट एंटिटी इनटू एनी fiduciary रिलेशनशिप, पेमेंट मेड और रिसीव इन होल और इन पार्ट फॉर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल ऑब्लिगेशन, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ ए लीगल पर्सन और लीगल सिस्टम।
ठीक है। सस्पेशियस ट्रांजेक्शन क्या है? सस्पेशियस ट्रांजेक्शन यानी वो ट्रांजेक्शन विच इंक्लूड्स अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन एक्टिंग इन गुड फेथ और नॉट एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी ऑब्टेन्ड बाय क्राइम। अगर अभी मान लीजिए एक आदमी है, वो क्या कर रहा है ना, वो पैसा जमा कर रहा है आपके बैंक में आके, पैसा जमा कर रहा है किसके अकाउंट में? एक टेररिस्ट के अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, जो कि पैसा आके क्या होता है, क्राइम में कन्वर्ट होता है, क्राइम के लिए यूज होता है। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अनयूजुअल और अनड्यू complicity, transaction that have no economic basis or bona fide purpose, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग टेररिज्म और एनी काइंड। ठीक है। और ट्रांजेक्शन ऐसा कर रहा है कि उसका कुछ इनकम नहीं है, लेकिन वो पैसा ले ला रहा है और किसी को भेज रहा है, वो भी तो है भाई। तो ये वाला सारे चीज क्या है? सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। देखते हैं, ये वाला मेन चीज है, लास्ट टाइम को एग्जाम में आया था। तो ये वाला जो है, ये ध्यान रखना कि ओवीडी जो है हमारा है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, कितना ठो है? 6 ठो है। ठीक है। और जो आप, मैं ये बता दूंगा आपको, पहले देख लेते हैं कौन सा है। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हमारा आधार कार्ड है, 4 नंबर वोटर आईडी है, 5 नंबर नारेगा जॉब्स है, और क्या होता है? एनपीआर होता है। क्या होता है? एनपीआर होता है, जो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। ठीक है। ठीक है, जिसमें एड्रेस भी दिया होता है, जैसे हमारे वोटर आईडी में एड्रेस दिया होता है, आधार कार्ड में भी एड्रेस दिया होता है, नरेगा में भी एड्रेस दिया होता है, पासपोर्ट में भी एड्रेस दिया होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में भी एड्रेस दिया होता है। ठीक है। ये 6 पॉइंट हमारा ओबीडी में आता है, और इसमें क्वेश्चन आएगा कि ओबीडी कितना है, कितना नंबर ऑफ ओबीडी है, ये तो आएगा 6। ठीक है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। और ये जो आप बोलते हो कि हमारा पान कार्ड आता है ओबीडी में, पान कार्ड नहीं आता है भाई, क्योंकि पान कार्ड इनकम टैक्स के एक्ट में आता है, इसीलिए हम लोग पान कार्ड लेते हैं। लेकिन आज पर आरबीआई ओबीडी सिर्फ 6 है जिसमें पान कार्ड नहीं आता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के तहत हमको पान कार्ड लेना है या फिर फॉर्म 60 लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड पर्पज ऑफ एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए हम क्या क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी या म्यूनिसिपैलिटी टैक्स रिलीफ, जो कि 1 साल में हम एक बार ही जमा करते हैं ना। पीपीओस, लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशूड बाय द एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या किसी भी एम्प्लॉय है, तो उसका अकोमोडेशन का एक लेटर मिलता है, उसको हम एड्रेस प्रूफ के तहत ले सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एड्रेस इज नॉट अपडेट इन द ओबीडी सबमिटेड बाय द कस्टमर, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ई डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर्ड एज ओबीडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर अल्टीमेट पर्पज। ठीक है। फर्दर हमने ये वाला देखा ना, ये 4 जो पॉइंट है, 1 2 3 4, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी एंड म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, पीपीओ एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशूड बाय एम्प्लॉय, ये क्या हो सकता है? 4 ओबीडी के एड्रेस बुक के लिए इक्विवेलेंट है। तो further, at the time of opening the account of such customers, the branches shall obtain an undertaking from the customer along with the AOF with OVD. It was required to be taken that the customer shall deposit the OVD with the update address within 3 months, failing which the operation in his account will be debit free. ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसा वाला कोई आया है जिसके पास ओबीडी में क्या होता है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो उसको हम ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हम ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट में सारे। लेकिन उसके साथ हम एक अंडरटेकिंग लेते हैं। ठीक है, अंडरटेकिंग लेते हैं कि वो 3 महीने के अंदर, कितने महीने? 3 महीने के अंदर वो आके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, नहीं तो उसका अकाउंट हम डेबिट फ्रीज कर सकते हैं, जो कि डिपॉजिट तो आएगा लेकिन विड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो वीडियो बेस्ड कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है? वीसीआईपी, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। देखते हैं,
An alternate method of customer identification with facial recognition and customer diligence by the authorities official of the RE by undertaking seamless source live informed कॉन्सेंस बेस्ड ऑडियो। अभी ये वाला नॉर्मल सी चीज है ये कि आपके पीएनबी नेट बैंकिंग में एक ओवीडी सॉरी वीडियो बेस केवाईसी बाय वीडियो बेस अकाउंट ओपनिंग का एक ऑप्शन आता है जिसमें उसको वीडियो के जरिए उसका फोटो पान कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों दिखाना पड़ता है जिसके तहत वो अकाउंट ओपनिंग होता है। बाद में वो वाला कस्टमर जाके क्या करता है वो वाला अकाउंट ओपनिंग प्रिंट करके साइन करके बैंक में सबमिट करता है। के बाद उसका अकाउंट एक्टिव होता है, उसको बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक में जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, वही वाला सिस्टम है। और वीडियो बेस्ड अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो चाहिए उसका पान कार्ड, कंपलसरी है। दूसरी चीज है उसका आधार कार्ड। तीसरी चीज ये है कि उसके मोबाइल में मैसेज आना चाहिए और चौथी चीज ये है कि वो खुद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं? ए पर्सन हु अंडरटेक द फाइनेंशियल डीलिंग्स और फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद द बैंक एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु अंडरटेक्स द फाइनेंशियल डीलिंग विद द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। तो केवाईसी नॉर्म्स 2023 में के अनुसार कस्टमर कौन है? जो पर्सन फाइनेंशियली डीलिंग करता है बैंक के साथ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करता है बैंक के साथ, या फिर अंडरटेकिंग करके फाइनेंशियल डीलिंग करता है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, उसको हम कस्टमर बोलते हैं। वॉक इन कस्टमर कौन है? मीन्स ए पर्सन हु डोज नॉट हैव एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद द बैंक बट डोज द ट्रांजेक्शन विद द बैंक। अभी मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर, आपके सीसी कस्टमर खुद नहीं आते होंगे, जैसे राइस मिल वाले खुद नहीं आते होंगे, वो उनके एम्प्लॉय के साथ वो अपने एम्प्लॉय को भेजते हैं। ठीक है, हम राइस मिल के ओनर्स से ज्यादा उनके एम्प्लॉय को जानते हैं। ठीक है, तो वो हर वक्त आते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं वॉक इन कस्टमर, जो कि वो एम्प्लॉय का अकाउंट हमारे पास नहीं होता है लेकिन वो आपके बैंक में ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोपराइटर दे विल ट्रांजेक्शन विथ बैंक। ठीक है, उसको हम वॉक इन कस्टमर कहते हैं। No face-to-face customer means those customer who open accounts without visiting the branch officers of the banks or without meeting the official of the bank. नॉन फेस टू फेस कस्टमर कौन है? जो कस्टमर बिना ब्रांच आके अकाउंट ओपनिंग किया है या फिर अब बिना ऑफिसर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट ना करके वो अकाउंट ओपनिंग कर रहा है या ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन फेस टू फेस कस्टमर। फटका फटका यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लेंट्स एक्ट। ठीक है, ये वाला हम देखे होंगे, आप जब भी सीआरएम करते हो तो वहां पे एक आता है टैक्स प्रूफ में, फटका आप ऐड करते हो कि नहीं, उसको नो करते हो कि नहीं, वही वाला है। दिस इज ए यूएस टैक्स लॉ। ठीक है, that requires foreign financial institution to provide to tax compliance information on US citizens और companies owned by them। ये क्या होता है? ये फटका यूएस का टैक्स लॉ है जो टैक्स लॉ की फॉरेन सिटीजन्स या कंपनीज का क्या कहता है इंफॉर्मेशन लेता है, जो तहत हम फटका में ऐड करते हैं। अगर वो यूएस से है या फिर यूएस के कंपनी में कुछ जॉब करता है तो वो वाला क्या होता है वहां पे टैक्स में हम ऐड कर सकते हैं इसमें फटका में। सीआरएस कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये क्या है? द काउंसिल हैड अप्रूव्ड द कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सीआरएस on 15 July 2014. The CRS exercised its jurisdiction to obtain account information from financial institutions and automatically actions that information with official bodies in other countries on an annual basis। क्या होता है? एनुअल बेसिस में ये वाला क्या होता है? ऑफिशियल बॉडीज के साथ बैठ के क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। कौन से तहत? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन कौन है? Those person who execute major public works in foreign countries such as head of state or government,
सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट, जुडिशियल, मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर और गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी, ऑफिशियल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये सारे कौन हो सकते हैं? पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन। पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन सिर्फ नेता लोग नहीं होते हैं भाई, ये वाला जान लो, मिनिस्टर लोग ही नहीं होते हैं। वो होते हैं सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकते हैं, या मिलिट्री ऑफिसर भी पॉलिटिकली एक्सपोज हो सकते हैं, जिसको पॉलिटिक्स या मिनिस्ट्री डायरेक्ट संभालता है। कोई सीनियर ऑफिसर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वायर ट्रांसफर। ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज कॉल्ड वायर ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत हम ट्रांसफर करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वायर ट्रांसफर। इफ द ट्रांजेक्शन सेंडर एंड रिसीवर बैंक आर द सेम कंट्री, then it is called domestic wire transfer. If the sender and receiver bank of the transaction in different countries, then it is called cross border wire transfer. देखिए भाई, वायर ट्रांसफर तो एक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रांसफर होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वायर ट्रांसफर कहते हैं। ये बस, ठीक है। और जो इंडिया में है, अभी मान लीजिए एसबीआई से आप पीएनबी को भेजेंगे या पीएनबी से आप एसबीआई को भेजेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ये वाला क्या होता है? डोमेस्टिक, इसको डोमेस्टिक घरेलू वायर ट्रांसफर कहते हैं। या किसी पीएनबी से किसी फॉरेन बैंक को भेजते हैं जो कि इंडिया में नहीं है, बाहर, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भाई? क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर। बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा है ना, तो उसको क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर कहता है। ठीक है, तो केवाईसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी देख लेते हैं। केवाईसी का ऑब्जेक्टिव वो है, जो केवाईसी पॉलिसी हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू डेवलप ए robust mechanism to achieve the following activities. Just like KYC procedure also enable the bank to know, understand its customer and their financial practices better, which in turn help of managing the associated risk. ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है ऑब्जेक्टिव में? केवाईसी नॉर्म्स आता है, एमएल स्टैंडर्ड्स आता है, सीएफटी मेजर्स एंड पीएमएलए 2002 आता है, टू बैंक विद द comply with the bank, obligation to cooperative with various government institution to deal with the related issue। ठीक है, यह ऐसी के चार एलिमेंट है। एक तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, रिस्क मैनेजमेंट है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है, सीआईपी जिसको बोलते हैं, या फिर मॉनिटरी ऑफ ट्रांजेक्शन है, एमटी। तो पहले देख लेते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। द बैंक हैज फॉर्म्ड ए कस्टमर एक्सेप्टेंसी पॉलिसी एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक विल एंश्योर दैट, क्या क्या एंश्योर कर सकता है? नो अकाउंट इज ओपन एनोनिमस, फैसिटियस और बेनामी नेम। क्या बेनामी नेम के तहत बैंक किसी भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। नो अकाउंट इज ओपन वेयर द आरई इज अनएबल apply appropriate CDD measures either due to non cooperation of the customer or non reliability of the documents। अगर कोई पर्सन आके नहीं आता है या फिर डॉक्यूमेंट देने के लिए मना करता है, फिर भी वो अकाउंट ओपनिंग करना पड़ता है, तो वो वाला क्या होता है? एक्सेप्ट नहीं होता है। पहली चीज वो है। नो ट्रांजेक्शन और अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप इज अंडरटेकन विदाउट फॉलोइंग द सीडीडी प्रोसीजर। ठीक है, द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन टू बी sought for KYC purpose while opening an account and during the periodic updation is specified। Additional information where such information requirement has not been specified in the international KYC policy of the RE is often with the explicit consent of the customer। Banks shall apply the CDD procedure at the UCIC level, those if an existing KYC complaint customer of RE desire to open another account with the same RE, there shall be no need for a fresh CDD exercise। Circumstance in which customer is permitted to act on behalf of another person
entity is clearly spelled out. ठीक है. Stable system is put in place to ensure that the identity of the customer does not match with any person or entity whose name appears in the sanction leads indicated in chapter 9th of this MD, where the permanent account number PAN is not obtained. The same shall be verified from the verification facility of the issuing authority. ठीक है. उसके बाद क्या है, where an equivalent e-document is obtained from the customer, RE shall verify the digital signature as per the provision of the Information Technology Act 2000. ठीक है. Where goods and service tax GST details are available, the GST number shall be verified from the such verification facility of the issuing authority. ये वाला सारे कर सकता है. ठीक है. ये वाला क्या है, द फॉलोइंग कंडीशन आर अवेलेबल इन अकाउंट ओपनिंग थ्रू ई केवाईसी थ्रू ओटीपी. ओटीपी के तहत अगर किसी का केवाईसी किए हैं तो ये वाला हमको इम्पोर्टेंट है. कौन सा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर रिक्वायर्ड. पहले तो कॉन्सेप्ट चाहिए अकाउंट होल्डर का. उसके बाद द बैलेंस कैन नॉट एक्सिस 1 लाख. उसके जो बैलेंस है 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. द सम ऑफ डिपॉजिट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ दैट कस्टमर थ्रू आउट द ईयर शुड नॉट एग्जिस्ट. 1 साल से पहले या 1 साल में 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. टर्म लोन उसको 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 साल में. अकॉर्डिंग टू द केवाईसी पॉलिसी इन 1 ईयर, इफ देर इज नो CDD, the deposit account will be closed immediately and debits will not be allowed in the loan account. ठीक है. अगर वो CDD नहीं करता है 1 साल के अंदर तो उसका जो लोन अकाउंट से वो डेबिट नहीं कर सकता है. पहली चीज वो है. और उसका अकाउंट हम क्लोज भी कर सकते हैं इमीडिएटली बेसिस में. रिस्क मैनेजमेंट क्या है, बैंक विल फॉलो ए रिस्क बेस्ड अप्रोचिएशन टू रिस्क मैनेजमेंट which includes the customer will be classified as a low. 3 भाग में हमको किया गया है. कौन से रिस्क में, लो में, मीडियम एंड हाई रिस्क बेस्ड ऑन द बैंक असेसमेंट एंड रिस्क प्रिस्क्रिप्शन. वही होता है ना, बैंक को भी 3 रिस्क में बांटा गया है, कस्टमर को भी 3 रिस्क में बांटा गया है. जैसे लो, मीडियम और हाई. उसी तरह बैंक को भी क्या है, लो, मीडियम एंड हाई. ठीक है. सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस लोकेशन. ये वाला कुछ नहीं है. तो कस्टमर को आज एक केवाईसी पॉलिसी कस्टमर को 3 भाग से विभक्त किया गया है. पहला तो है लो, उसके बाद आता है मीडियम, उसके बाद आता है हाई. ठीक है. तो देख लेते हैं. लो रिस्क में 10 साल में एक बार उसका केवाईसी अपडेट करना पड़ता है. मीडियम में कौन आता है, मीडियम में 8 साल में केवाईसी अपडेट करना पड़ता है. और हाई रिस्क में 2 साल में केवाईसी अपडेट करना पड़ता है. ठीक है. ये वाला देख लीजिए 3 है. 3 में 2, 8, 10 है. ठीक है. 2, 8, 10 ये वाला याद रख लीजिए, हो जाएगा. लो में आपको 10 करना है, उसके बाद मीडियम में 8 और हाई में हर 2 साल में एक बार उसका केवाईसी अपडेट करवाना है. पीरियोडिक अपडेट इन हाई रिस्क कस्टमर कैटेगरीज 2 years. वही मैंने बोला. नो केस ऑफ नो चेंज इन केवाईसी डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर गिवन बाय द कस्टमर थ्रू कस्टमर रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ATM और डिजिटल चैनल. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. ये एडिशनल मेजर हम पढ़ते हैं. इन केस ऑफ द कस्टमर अकाउंट इज नॉट केवाईसी कंप्लेन, देन ए टेम्पररी फ्रीज. हम टेम्पररी फ्रीज करते हैं ना केवाईसी कंप्लेन में आते टाइम. केवाईसी कंप्लेन जो आता है कि उसका हम डेबिट फ्रीज करते हैं. डेबिट फ्रीज कैन बी इम्पोज ऑन द अकाउंट बाय इश्यूइंग 2 नोटिस और 10 days इज विथ इन 30 days. 2 नोटिस हम भेज सकते हैं 30 दिन के अंदर, जो कि 10 दिन का गैप होना चाहिए. द अकाउंट में बी फ्रोजन all deposit and only deposit allow, then all debit freeze that does not submit the PAN or Form 60 or equivalent documents. If the instrument is received from the customer that he does not want to provide the document, then in this case the bank can close the account. अगर वो डॉक्यूमेंट
बैंक वाले मांग रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहा है एज पर केवाईसी नॉर्म्स, तो उसका अकाउंट हम क्लोज कर सकते हैं। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है देख लेते हैं। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर मीन्स कंप्लीशन ऑफ द कस्टमर ड्यू diligence measures to identify and verify the customer and the beneficiary owner। ठीक है, द बैंक हैज टू आइडेंटिफाई द कस्टमर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन से में वो आइडेंटिफाई करता है? when starting an account based relationship with customer, अगर कोई अकाउंट ओपनिंग करता है तो रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। for a person who is not an account holder of the bank but avail banking service, लेकिन वो बैंकिंग सर्विस में इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, तो वो भी हमारा कस्टमर हो सकता है। when the bank doubts authority or adequacy of the customer identified data held by it, वो भी कस्टमर है। while selling third party products as an agent, its own products, bank's own products, while paying credit card rules, while selling reloading prohibited travel cards and selling any other products above 50,000. Walk-in customer is that while crying out of the several transactions involving an amount 50,000 or more by a non-account holder customer. When the bank has reason the belief to that a customer, account holder or walk-in customer जो होता है, in intentionally converting a transaction into sees a transaction of less than 50,000. The bank will ensure that introduction is not sought while opening the account. तो पान कार्ड वेरिफिकेशन के लिए भी क्या क्या चाहिए? पान कार्ड वेरिफिकेशन के लिए हम नॉन सीबीएस में क्या होता है, जीबीडी में एक ये है, हम पान वेरिफिकेशन ऑनलाइन पान वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और वोटर आईडी वेरिफिकेशन के लिए भी एनवीएसपी का एक साइट है जो कि www.nvsp.in में हम कर सकते हैं, जो कि एनवीएसपी मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। ठीक है, स्मॉल अकाउंट ओपनिंग करने के लिए क्या चाहिए? इफ ए पर्सन डज नॉट हैव एनी ऑफ द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, ओबीडी कुछ नहीं है उसके पास, एंड वांट टू ओपन एन अकाउंट, देन ए स्मॉल अकाउंट कैन बी ओपन इन विच द फॉलोइंग लिमिट्स विल अप्लाई। अगर उसके पास ओपीडी नहीं है तो भी वो अकाउंट ओपनिंग कर सकता है, जो कि उस जो अकाउंट का नाम होगा स्मॉल अकाउंट, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन। पहला कंडीशन है द टोटल ऑफ ऑल डिपॉजिट इन वन फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी, एक साल में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकता। ठीक है, एक साल में 10,000, सॉरी एक मंथ में 10,000 से ज्यादा वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। एट द एट नो टाइम विल बी द बैलेंस एग्जिट 50,000 रुपीज, किसी भी समय वो 50,000 से ज्यादा अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रख सकता। बैंक हैज ए सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हम कस्टमर से ले सकते हैं। विल रिसीव अटैच फोटोग्राफ्स। द अकाउंट विल रिमेन इन ऑपरेशन, वो 12 महीने के लिए काम करेगा, उसके पहले वो उसको ओवीडी देना पड़ता है, नहीं तो अकाउंट क्लोज होगा। द एंटर एग्जेप्शन प्रोविजन विल बी रिव्यूड आफ्टर 24 मंथ्स। अगर वो 12 महीने में नहीं दे सकता है तो उसको और एक रिव्यू दे सकते हैं हम 24 मंथ के लिए, उसके बाद नहीं होगा तो अकाउंट क्लोज होगा और फॉरेन रेमिटेंस वो अलाउ नहीं हो पाएगा। वीडियो बेस आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? द बैंक में अंडरटेक वीडियो बेस आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर टू बी द फॉलोइंग। केस ऑफ न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, in case of proprietorship firms, in case of the proprietor authority signature, legal entity customer can do video based identification on beneficial of owner. CDD of the proprietors from the bank shall also obtain e-document equivalent to proof of activity in respect of the proprietorship form as mentioned in section 28 in additional to the CDD of the proprietorship। ठीक है, ये वाला ज्यादा नहीं है। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस सीडीडी जो है हमारा सेक्शन 15 में आता है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं आधार नंबर आज रिक्वायर्ड वेयर और ही सी initiate the receive any benefit of the other subsidy under any scheme notified under the section 7 of the आधार। क्या होता है इसमें? आजकल आधार का क्या होता है, आधार हर सब्सिडी में काम में आता है, जो कि हर बैंक के काम में आता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आधार,
तो कंपलसरी है। ये कौन से एक्ट में आता है? सेक्शन 7 एक्ट 2016 में आता है। पीएमएल एक्ट में आता है सेक्शन 11A। तो क्या होता है? द प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर वेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैन बी कैरिड आउट, or the proof of possession of Aadhaar number where offline verification cannot be carried out, or any video of the equivalent e-document thereof containing the detail of his identity and the address, or the KYC identifier with an explicit consent to download record from the CKYCR. PAN number of Form 60 as defined in the Income Tax Rules 1962. A recent photograph, at least document or equivalent e-document related to the declare of the profession, activity, nature of business. ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ द एनी ओवीडी और द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट containing detailing on his identity and addresses. If biometric e-KYC authentication cannot be done on account of injury, illness, or old age, or any other reason, of a person who is desirous of receiving any benefits or subsidy under any of the schemes notified to under the आधार इशू। अगर आधार इशू की वजह से वो किसी भी बेनिफिट नहीं पा रहा है तो आधार इशू को कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि ऑब्टेन सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द अदर ओवीडी और इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है। पान कार्ड एंड द वोटर आइडेंटिटी कार्ड इज वोटर आइडेंटिटी कार्ड शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट। वो वेबसाइट हमने देखा था, ये वेबसाइट देखा था कि नहीं? ये वाला जो है वोटर NVSP, नेशनल वोटर सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। CDD मेजर फॉर सोल प्रोपराइटर्स फॉर्म। सोल प्रोपराइटर्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट है? If sole proprietorship form CDD of will be done, apart from this, any two of the following documents of their equivalent is that equivalent e-document will also obtain as a proof of business or activity of the name of the firm registration certificate include उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन है या फिर क्या वो उसका जो क्या बोलते हैं ई डॉक्यूमेंट है इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट और म्यूनिसिपल अथॉरिटी का या शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो आता है, अगर वो वाला है तो वो वाला भी हो सकता है। इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? GST ले सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं, कॉन्सन ऑफ द सर्विस टैक्स का बिल ले सकते हैं, सेल्स टैक्स का बिल ले सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटी जो हम करते हैं वो वाला कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न नॉट जॉइंट एक्नॉलेजमेंट, सिंगल सिंगल जो होता है उससे हम ले सकते हैं। ड्यूली ऑथेंटिकेशन एक्नॉलेजमेंट बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, इस ये सारे ले सकते हैं बिल। कौन सा? यह भी बिल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि एड्रेस बुक के लिए है, लैंडलाइन टेलीफोन बिल। ठीक है, नेक्स्ट लीगल एंटिटीज। लीगल एंटिटीज में कौन कौन है? अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट ऑफ कंपनी, a certified copy of equivalent e-document is the following document shall be obtained। कौन सा? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और कौन सा लेना है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन, कंपनीज परमानेंट अकाउंट नंबर, पान नंबर, कंपनी का पान नंबर, रेजोल्यूशन फ्रॉम द बोर्ड डायरेक्टर, रेजोल्यूशन एक कॉपी ले सकते हैं, कॉपी लेना है। और डॉक्यूमेंट आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16 में जो स्पेसिफाइड है उसमें क्या कहता है? बेनिफिशियल ओनर, द मैनेजर ऑफिसर as the case may be holding a attorney transact on the company's behalf, the name of the relevant person holding senior management position and register officer the principal place of its business if it is different। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ द अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म, सर्टिफाइड कॉपी और इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट ऑफ इज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी ऑब्टेन। कौन सा चाहिए? पहले तो चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड चाहिए, पान नंबर ऑफ द फॉर्म, डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड कहाँ पे? सेक्शन 60 आज पर केवाईसी नॉर्म्स रिलेटिंग बेनिफिशियल ओनर्स का। उसके बाद चाहिए क्या है? नेम ऑफ द ऑल पार्टनर्स, और उसके बाद क्या चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर होना चाहिए। तो ये कौन सा है? पार्टनरशिप फॉर्म में है। अभी देखते हैं ट्रस्ट में कौन सा है। ट्रस्ट डीड चाहिए,
उसका भी परमानेंट अकाउंट नंबर या फॉर्म 60 चाहिए। और जो सेक्शन 16 में केवाईसी नाम के हिसाब से दिया गया वो वाला एक चाहिए। On the behalf of attorney, the name of beneficiary, trustee, teller, protector of any of the trust, the artist will register office the trust and list of the trustee documents specified in section 16, those discharging the role trustee and authorizes to transaction भी वो एक रेजुलेशन चाहिए। ठीक है, तो ट्रस्ट में पता चल गया आपको कौन सा चाहिए। नेक्स्ट, फॉरेन अकाउंट ओपनिंग करने के लिए इनकॉर्पोरेशन और बॉडी इंडिविजुअल जो फॉरेन कंपनी का होता है, तो इसमें क्या क्या चाहिए। पहले तो चाहिए रेजुलेशन ऑफ द मीनिंग मैनेजिंग बॉडी ऑफ सच एसोसिएशन और बॉडी इंडिविजुअल। उसके बाद उसका पान नंबर और फॉर्म 60 चाहिए। उसका जो एटोनरी पावर ऑफ एटोर्नी जो है वो चाहिए, जो ग्रांटेड वाला होना चाहिए। डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 16 वो वाला चाहिए। उसके बाद जो ट्रस्ट का फॉर्म है या पार्टनरशिप है वो वाला रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, ऑन कॉर्पोरेशन एसोसिएशन बॉडी में होना चाहिए, या फिर टर्म ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडेड सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी देखते हैं जुडिशियल पर्सन में क्या क्या चाहिए हमको। डॉक्यूमेंट शोइंग ऑफ द पर्सन ऑथोरिटी एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एंटिटी। Document as specified in section 16 of the person holding an attorney of transaction and its behalf, and such documents as may be required by the RE of establish the legal existence of such an entity judicial person of an account based relationship or when carrying our transaction is as specified hereunder। ठीक है, transaction of an amount equal existing rupees 50,000 whether conducting as a single transaction then a several transactions that appear to be connected or any international money transfer operation। अभी देखते हैं इनहेंस ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर। इसमें सिर्फ मैं आपको पढ़ दे रहा हूं, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, एनहांस ड्यू क्या है। एनहांस ड्यू डिलीजेंस ईडीडी फॉर नॉन फेस टू फेस कस्टमर, जो कस्टमर बैंक में आया नहीं है, जो कस्टमर बैंक ऑफिशियल के सामने नहीं है, जिसका अकाउंट ओपनिंग हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन फेस टू फेस कस्टमर। ऑनबोर्डिंग other than the customer onboarding in terms of section 17, non face to face onboarding facilitates the RES to establish relationship with the customer without meeting the customer physically or through VCI video based. Such non-face-to-face modes for the purpose of the section includes use digital channels such as CQSR, digital locker, equivalent e-document, etc. and non-digital modes such as obtaining copy of OVD, additional certificate authority is allowed। ठीक है, in case of RE has introduced process of video-based processing, video-based identification process, provide as the first option of the customer for remote onboarding, the returning their position complying with the prescribed standard and procedure by video base। ठीक है, ये वाला भी आपको OTP बेस, ये वाला ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला भी उतना नहीं चाहिए आपको। हाँ, ये वाला आप देख लीजिए, प्रोसीजर फॉर ओपनिंग फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट जो बाहर से आया है उसका स्टूडेंट अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या प्रोसेस चाहिए। बैंक सल एट देयर ऑप्शन ओपन ए नॉन रेसिडेंटल ऑर्डिनरी NRO अकाउंट खोल सकता है, बैंक अकाउंट ऑफ ए फॉरेन स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हेयर पासपोर्ट। किसके बेसिस में हम खोल सकते हैं, हिज और हेयर पासपोर्ट के तहत। bearing the proof of identity and address in the home country together with the photographs and letter offering admission from the educational institution। जो कोई फॉरेन का लड़का यहाँ पढ़ने आया है तो वो स्टूडेंट अकाउंट खोल सकते हैं। कौन से ये में, NRO में खोल सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए, पहली चीज उसका एक पासपोर्ट चाहिए जो कि विद वीजा और इमिग्रेशन एंडोर्समेंट के साथ होना चाहिए, वीजा भी होना चाहिए। और सेकंड चीज एक लेटर चाहिए जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होता है, उसका एक लेटर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग दैट ए डिक्लेरेशन अबाउट द लोकल एड्रेस शैल बी ऑब्टेन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days ऑफ ओपनिंग द अकाउंट एंड
द सेड लोकल एड्रेस इज वेरीफाइड। पहले तो क्या होता है, एक डिक्लेरेशन चाहिए जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए, जो 30 डेज के अंदर उसको वेरीफाइड हमको करना है। Provide further that opening the verification of address, the account shall be operated with a condition of the allowing foreign reputation not exit। कितना होता है, यूएस डॉलर में 1,000 से ज्यादा नहीं कर सकता है। और उसमें क्या है, अकाउंट टू बी कैप ऑफ ₹50,000 ऑन द एग्रीगेट ऑफ द सेम ड्यूरिंग द 30 डेज पीरियड। द अकाउंट shall not be treated इज ए नॉर्मल एनआरओ अकाउंट। उसमें नॉर्मल एनआरओ अकाउंट, नॉन रेसिडेंटल अकाउंट के जैसा ट्रीट नहीं करना है हमको। shall be operated terms of Reserve Bank of India, introduction instruction of non-residence ordinary rupees NRO account to be provision FEMA 1999। ठीक है। Students with the Pakistan nationality shall require prior approval of the Reserve Bank for opening the account। Simplified KYC norms of foreign portfolio investors। तो अगर पाकिस्तान से है तो उसको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, वो अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं कि नहीं। कौन से तहत, केवाईसी नॉर्म्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तहत। अकाउंट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तहत सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स रूल्स विल बी ओपन एज पर सेबी गाइडलाइंस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। प्रोवाइड द बैंक ऑब्टेन अंडरटेकिंग फ्रॉम द एफपीआई or the global custodian acting on behalf of the FBI, and the exempt documents shall be submitted as and when required। अभी क्या है, ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में। रिपोर्ट टाइप क्या है, एफयूआई इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट is a central agency whose main objective to receive, process, analyze and exchange suspicious financial transaction brought into existence by the government of India 1811-2004। तो क्या क्या है, रिपोर्ट टाइप क्या है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। कहां पे होता है, डिस्क्रिप्शन, कैश डिपॉजिट मोर देन 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। अगर 10 लाख के ऊपर और उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी, या फिर 50,000 और मोर ए मंथ इफ द एग्रीगेट इज मोर देन 10 लाख, तो उसमें क्या होता है, रिपोर्ट टाइप में आ जाता है। वेयर टू सेंड, हमको किसको भेजना चाहिए, द डायरेक्टर एफआईयू। एफआईयू कौन है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट 15 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, हर मंथ के 15 तारीख को भेजना पड़ता है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कौन सा है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग नो अमाउंट लिमिट, कभी भी आके वो 10 लाख जमा कर रहा है श्योर के अकाउंट में, कभी भी आके आ रहा है 15 लाख आ रहा है, कभी 20 लाख आ रहा है, कुछ बिना रीजन के, तो उसको हम सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसको क्या करना है, हमको किस में भेजना है, तो सेंड एफएयू विद इन कितने 7 डेज के अंदर भेजना है। ठीक है। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, सीआरआर, सॉरी सीसीआर, बैंकिंग डीलिंग विद फ्रॉड बैंक नोट्स और फ्रोज डॉक्यूमेंट्स, जो कि गलत बैंक या गलत डॉक्यूमेंट के तहत वो अगर डीलिंग कर रहा है, उसको कहां पे 15 दिन के अंदर, कहां पे एफआईयू, किसको, टू डायरेक्टर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, जो कि ट्रांजेक्ट फॉरेन करेंसी में 10 लाख और उसके बराबर कर रहा है, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में लेते हैं और एफआईयू को 15 दिन के अंदर टू डायरेक्टर को भेजते हैं। और सीडब्ल्यूटीआर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, ये वायर ट्रांसफर है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, अभी पढ़े थे। क्रॉस बॉर्डर मतलब फॉरेन में जो जाता है, अगर 5 लाख एंड मोर देन चला जाता है तो उसको भी 15 दिन के अंदर किसको करना पड़ता है, एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट टू डायरेक्टर। इम्प्लीमेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स कस्टमर अकाउंट्स, बीच बीच में आप सुने होंगे कि अकाउंट में थ्रेशोल्ड लिमिट खत्म हो गया है। जब हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उसमें एक हम लिमिट देते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इतना भी हो, एक लिमिट देते हैं। उसके लिमिट से ज्यादा अगर उसका पार हो गया तो उसका लिमिट एक्सपायर हो जाता है, तो उसी को ही थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं आना है, तो इसमें सिर्फ स्पेसिफाइड मैं आपको कह दे रहा हूं।
जो कि BSBD, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है, जो उसमें क्या होता है, स्मॉल अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा नहीं होता है। और अकाउंट ओपनिंग बीसी लोकेशन, अकाउंट ओपनिंग यूजिंग थ्रू OTP बेस ई वैसे इसमें 2 लाख से ट्रांजेक्शन उनका रहता है, उतना ही है। इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि PML में आपको आई थिंक थ्रेशोल्ड लिमिट में ये वाला जो टॉपिक है, वही वाला आपको पड़ेगा, और ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, वही वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास भी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा लंबा होगा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।